हेलो गाइस। कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का एक विषय जो कि अर्थशास्त्र का पूरे किताब का, ठीक है गाइस, हम लोग पूरे किताब का निचोड़ निकालने वाले हैं गाइस। यानी कि गाइस इस पूरे सोशल साइंस जो आपका बुक है गाइस, जो आपका पूरा जो सोशल साइंस बुक है गाइस, इस पूरे बुक का गाइस हम लोग आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है गाइस, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मैं आपको बता दूं। इस पूरे आपका जो अर्थशास्त्र बुक है उसमें आपको तो आप लोग ये मालूम है कि आपका 5 चैप्टर है। पहला विकास, दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक, मुद्रा और साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, और उपभोक्ता का अधिकार। ठीक है गाइस। गाइस, मैं आपको इस पूरे चैप्टर का वन शॉट वीडियो देने वाला हूँ, यानी कि पूरा मैराथन। और देखिए वह क्वेश्चन आंसर दोनों होगा। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन आंसर दोनों देने वाला हूँ गाइस, ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है गाइस। बोर्ड्स एग्जाम के लिए ये आपको बेहद ही इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं जो क्वेश्चन अपने लैंग्वेज में उसका आंसर लिखवाऊंगा, ठीक है, लिखवाऊंगा क्या, लिखा हुआ है मेरे पास पूरा एक तरह से। मैं 2-3 सेट बनाया हूँ मोस्ट विवेक क्वेश्चन। अगर आप इतना कर लेते हैं गाइस तो अर्थशास्त्र में इससे बाहर कुछ नहीं आपका आने वाला है। ठीक है गाइस। चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं सभी अपना नोट्स भी अपने दिखाऊंगा आपको। नोट्स में बहुत सारा मैं बना के रखा हूँ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स है मेरे पास। प्लस में गाइज मैं आप लोग के लिए एक मॉडल क्वेश्चन भी तैयार किया हूँ। 2-3 तरह का जो मॉडल क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत तरह है, देख सकते हैं आप लोग। तो उसको भी मैं आप लोग दिखाऊंगा कैसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस प्रकार से हम लोग ये यहाँ पे इसको डील करेंगे। ठीक है गाइज। तो चलिए हम लोग सबसे पहले आपको मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अपील करता हूँ कि अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग गाइस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है गाइस कि हम लोग थोड़ा सा 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं जो मस्ट भी है। तो गाइस इसमें टिक लगा हुआ है। ठीक है, तो टिक इसलिए लगा हुआ है गाइस क्योंकि मैं भी पिछले दिन यही वीडियो बना रहा था। मैंने वीडियो सब बना दिया था गाइस, ठीक है, लेकिन बाई मिस्टेक वो वीडियो डिलीट हो गया मुझसे गाइस। वो मेरा टेक्निकल इश्यू हुआ, चाहे जिस प्रकार से मेरा वीडियो डिलीट हो गया गाइस, इसके वजह से मैं फिर से बना रहा हूँ। तो जो भी मतलब यहाँ पे टिक आउट किया हुआ है इसलिए गाइज, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है गाइज, क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं गाइज आज की इस वीडियो को, हम लोग आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है गाइज कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। एक काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, 1 नंबर में। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले बहुत बच्चा ये भी सोच रहा होगा कि हम लोग का एग्जाम सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव। तो टेंशन मत लो गाइज, आपका जो भी एग्जाम होगा सिलेबस सही ना होगा। तो अगर आप सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ लें, क्योंकि आपका दोनों में एग्जाम होगा, आप एक चीज़ निश्चित कर लीजिए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। ठीक है, तो चलिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर है गाइज 1995 ईस्वी। कब हुआ था गाइज? 1995। यह बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, आपका पक्का ये क्वेश्चन इस बार जरूर पूछा जाएगा गाइज। ठीक है गाइज, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं गाइज। अब हम लोग गाइज आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं गाइज। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं गाइज। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कितने जिलों में लागू किया गया। ठीक है, जब शुरू बार हम लोग जब यहाँ पे इसको हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को थोड़ा सा, 4 आपके पास ऑप्शन होंगे। तो जिसमें ए है 100 जिला, बी 150 जिला, सी 200 जिला, डी है 250 जिला। इसका सही आंसर क्या होगा? 200 जिला गाइज। ठीक है, तीसरा क्या है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार की परिस्थिति के आधार पर आर्थिक गतिविधियां कितने क्षेत्रक में बांटा हुआ है। ठीक है, तो रोजगार की परिस्थिति के आधार पर गाइज 2। ठीक है, रोजगार की परिस्थिति पर 2 है। ठीक है, कौन कौन सा है तो संगठित और एक असंगठित। ठीक है, तो गाइज हम लोग अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे कि नई आर्थिक नीति कब बनी। जो नई आर्थिक नीति थी वो कब, इस सब जो क्वेश्चन मैं आपको गाइज करा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन क्या है गाइज, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। मैं आपको 12 बोल रहा हूँ गाइज, जितना भी मैं करा रहा हूँ गाइज, ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। सो इस सब आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा गाइज, इसको अच्छे से कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। तो नई आर्थिक नीति गाइज 1991 में बना था गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइज कि डीजीपी के पदों में, ठीक है, डीजीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितनी है। ठीक है गाइज, तो यहाँ पे 50 से 60% था गाइज। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है सभी लोगों के, विकसित देशों के श्रमिकों के, विकासशील देशों के श्रमिकों के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी गाइज। ठीक है, तो हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि आज पूरा किताब का होल, पूरे किताब का हम लोग इसमें वन शॉट वीडियो करना चाहते हैं गाइज। वीवीआई क्वेश्चन का महा मैराथन करना चाह रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी हमको करना होगा गाइज। ठीक है, अब देखिए गाइज आपका 1 नंबर में फिलिंग द ब्लैंक्स भी आता है गाइज, किससे क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त
होती है। किस क्षेत्र के गाइस? तो आप लोग मालूम होगा, अगर जो बुक पढ़े होंगे, तो संगठित क्षेत्र के अधिकांश श्रमिकों को रोजगार सुरक्षा प्राप्त होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। ठीक है गाइस, चलिए। तो विश्व व्यापार संगठन देशों की पहल पर शुरू हुआ था, क्या? तो विकसित देशों की पहल पर। ठीक है गाइस। तृतीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है गाइस, चलिए। और औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? आप लोग जरूर कमेंट में लिखेंगे गाइस, औद्योगिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कमेंट में जरूर इसको लिखिएगा गाइस। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं गाइस। अब 2 अंक में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिएगा। बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा क्यों कहते हैं गाइस? एक काफी इंपॉर्टेंट 2 नंबर का क्वेश्चन है गाइस। देखिए बीबीआई लगाया हुआ पे है कि बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा क्यों कहा जाता है। ये 2 नंबर में पूछा गया है गाइस। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं आपको एक डेमो टाइप का दिखा रहा हूँ पहले गाइस, उसके बाद अपना नोट्स में से भी आपको दिखाऊंगा। देखिएगा कि बैंकों में जमा की गई राशि को मांग मुद्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि बैंक खातों में जमा की गई राशि मांग के जरिए निकाला जा सकता है। जो बैंक में जो खाता, जो हम लोग जो अपने बैंक अकाउंट में जो पैसा हम लोग जमा करते हैं गाइस, उसको मांग के जरिए हम लोग निकाल सकते हैं। मांग मतलब गाइस कि उसको हम लोग जब भी हमको जरूरत पड़ता है तो हम लोग क्या करें, हम लोग एक रिसीव में हम लोग उसको फॉर्म भर के और बैंक में जाकर उसको जमा कर देते हैं, और हमको मुझे मान लो जितना पैसा चाहिए उतना हमें वो दे देता है। ठीक है गाइस, इसलिए हम लोग क्या होता है, एक हम लोग अपने अकाउंट से जो हम लोग जमा करते हैं उसको मांग के जरिए निकाल सकते हैं, इसलिए इसको मांग मुद्रा भी कहा जाता है, मांग मुद्रा। ठीक है, अब क्या है गाइस नेक्स्ट कि सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो गाइस हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे कि सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिखा है गाइस देखिएगा। तो ये 2 अंक का है, तो 2 अंक में सिर्फ इतना लिखिएगा तो काम नहीं चलेगा गाइस। तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, इतना लिखिएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसको डिटेल में लिखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा 2 नंबर मिल जाए। तो उसके बारे में थोड़ा डिफरेंस कर देंगे कि यह स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करता है तथा प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में मदद करता है। इतना नहीं भी लिखे गाइस, अगर इतना भी लिख दे तो कोई बात नहीं गाइस, आपको 1 नंबर तो आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अगर अच्छा टीचर होगा तो 2 नंबर भी दे सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है गाइस, आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्या है गाइस। सो नेक्स्ट है आपका गाइस कि प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। ये 4 नंबर में है गाइस। कितना नंबर का है गाइस? 4 नंबर का है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। ये काफी वीडियो है गाइस, इसको देखिए हम हाईलाइट किया हुआ है गाइस, इसको कल हम इसको हाईलाइट किए थे, जिसको हम लोग देखते हैं। चलिए यही गाइस थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके आंसर कि प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में निम्नलिखित अंतर है। पहली बात ये लिखेंगे। अब क्या है देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी, इसके अंतर्गत श्रमिक प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे होते हैं लेकिन अपनी क्षमता से कम काम करते हैं गाइस। मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो काम कर रहे होते हैं लेकिन अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। और इसके अंतर्गत श्रमिक एक निश्चित समय में काम करने के बाद बेरोजगार हो जाते हैं, अर्थात जब काम हो तो वह काम करते हैं और बाकी दिन बैठे रहते हैं। इस प्रकार के रोजगार लोगों की गणना स्पष्ट रूप से नहीं की जाती। इस प्रकार का जो बेरोजगार में है, इस प्रकार का जो बेरोजगार लोगों की स्पष्ट रूप से गणना नहीं किया जा सकता है, जबकि मौसमी बेरोजगारी में बेरोजगार लोगों की गणना स्पष्ट रूप से की जा सकती है गाइस। ठीक है, अच्छा देखिएगा इसमें क्या कि इस प्रकार का बेरोजगारी ज्यादातर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है गाइस वो मतलब कृषि के क्षेत्र में ज्यादा देखने को मिलता है, और इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि के अलावा ठीक है अन्य क्षेत्र में देखने को मिलता है गाइस। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, थोड़ा देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते चल रहा हूँ गाइस। तो ये इसी का और वाला है। ठीक है, इसी का और में क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं आपको ये भी कल भी बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार क्यों नहीं होते हैं गाइस। तो देखिए क्या है गाइस कि कई बार बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। ठीक है गाइस, अगर आप ऐसे करके लिखिएगा तो आपको पूरा नंबर मिलेगा गाइस। आपको मैं चैलेंज के साथ करता हूँ, और जो मेरा लिखा हुआ है गाइस ना, ये अपने शब्दों में लिखा हुआ है, और एग्जामिनर यही चाहता है कि स्टूडेंट कम से कम अपने शब्दों में लिखे। तो देखिएगा पहला लिखेंगे कि क्योंकि वे भरोसेमंद कर्जदार नहीं हो, अर्थात वे ऋण के शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं। अब अगर आप भरोसेमंद कर्जदार नहीं है तो आपको कौन ऋण देगा बताइए? हम आपको उधार क्यों देंगे जब आप भरोसेमंद हैं ही नहीं। ठीक है, कई लोगों के पास पहले से अधिक मात्रा में ऋण बाकी रहता है जिससे वे ऋण देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगर आपके पास पहले से ही आप खुद अब ये हैं ऋण के तले दबे हुए हैं तो आपको क्या हम ऋण देंगे?
कि मुझे थोड़ी आप पर ये भरोसा है कि आप उसको भी पे कर पाइएगा। आप तो एक तो पहले वाला नहीं दे पाए हैं, आपके ऊपर पहले से बहुत सारा है, आपका पहले से छवि खराब है। कई लोग ऋण संबंधी विशेष कागजात उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। कई लोग क्या करते हैं, ऋण संबंधी जो विशेष कागजात होते हैं उसको उपलब्ध नहीं करा पाते, इसकी वजह से उसको ऋण नहीं मिल पाता है। कई बार बैंक गांव के लोगों तथा अशिक्षित लोगों को ऋण देने से बचना चाहता है। वे सोचते हैं कि अशिक्षित या गांव के लोगों से ऋण वसूलना कई बार मुश्किल हो जाता है। जैसे उनको लगता है गाइस कि जब आप शिक्षित नहीं है तो आप ऋण शायद न दें, ठीक है, उनको थोड़ा सा लगता है गाइस कि वो नहीं आप मतलब यूज कर पाएंगे। इसकी वजह से कई बार अशिक्षित और गांव के लोगों को ऋण देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है गाइस, अब हर लोग शिक्षित हो रहे हैं। क्या है गाइस, देखिएगा कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, ये 5 अंक का प्रश्न है गाइस। अधिनियम 2005 का क्या उद्देश्य है गाइस, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये भी 5 नंबर का है गाइस, ठीक है। तो इसका हम लोग उत्तर देखते हैं गाइस, इसका आंसर हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी, ठीक है। देखिएगा, सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा ये मीठा हुआ था, ढका हुआ तो मैं अच्छे से नहीं पढ़ पाया। मैंने अगर सरकार असफल रही और उनको काम देने में 100 दिन तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी, ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत उस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनमें भविष्य में भूमि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, ठीक है गाइस। तो इसका एक ये आंसर है, काफ़ी अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो बार कुछ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस कि विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों में एकीकरण किस प्रकार मदद करता है, व्याख्या करें। तो गाइस इसको हम लोग आंसर आपको मैं अपने नोटबुक में दिखाऊंगा गाइस। चलिए अब हम लोग एक और मॉडल सेट खोलते हैं गाइस, एक और मॉडल सेट हम लोग खोल कर देखते हैं गाइस। इसमें क्या है गाइस, देखिएगा, इसमें क्या है गाइस, देखिएगा कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो गाइस आपको पहले मालूम होना चाहिए कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या है, और इसको अधिकतर बच्चों को ये मालूम भी होगा। तो इसका आंसर जाएगा खनन। नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है, भी हम लोग जस्ट बात करते हैं, इसमें 15 दिन रहता है गाइस, ठीक है। 15 दिन के अंदर आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ठीक है गाइस। हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, देखते हैं। उत्पादन के उद्देश्य इनमें से प्रथम स्थान पर कौन आता है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, पूंजी, भूमि, श्रम, औजार। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे इनमें सभी रहता तो इनमें सभी मार देते हैं, अगर लेकिन इस प्रकार का ऑप्शन तो थोड़ा सा ऑप्शन में यहाँ पे इशू हमको नजर आ रहा है गाइस। तो अगर आप इस तरह का 4 यही 4 अगर ऑप्शन देगा तो आप पूंजी मारिएगा गाइस, पूंजी को टिक आउट कीजिएगा, ठीक है। चौथा है कि वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। वर्तमान में कितने देश, तो इसका सही आंसर होगा 150। ये सब काफी वीवीआई क्वेश्चन है गाइस। नेक्स्ट क्या है कि इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो मैं आपको 12 बोल रहा हूँ गाइस, प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र का आप इसको एक बार पढ़ ले, इससे कई बार कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए यहीं पे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया गया, तो इसका हो जाएगा बैंकिंग, ठीक है। ये तृतीय क्षेत्र के में आते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण के विगत 2 दशकों से द्रुत आवागमन देखा गया है, क्या है, तो देश के बीच वस्तुओं, सेवाओं और निवेश, ठीक है। इसका ये आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है। बी, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। थोड़ा हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं गाइस, क्या पूरा चैप्टर में पूरा चैप्टर ही नहीं बल्कि पूरा बुक हमको रिव्यू करना है, ये 1 शॉट वीडियो करना है। अब देखिएगा गाइस, थोड़ा सा कोष्टक वाला भी यहाँ पे आता है कि केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, तो कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है गाइस, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में कहाँ काम करती है, किसका काम करती है, तो मध्यस्थता का काम करती है गाइस, मध्यस्थता का काम करती है। मुद्रा विनिमय प्रक्रिया क्या है, एक ये भी कई बार एग्जाम में पूछता है गाइस। तो मुद्रा विनिमय प्रक्रिया क्या है गाइस, जिसमें हम लोग पहले क्या होता था कि जब हम लोग कुछ सामान लेते थे गाइस ना, तो अभी हम लोग पैसा देते हैं ना गाइस, उसमें पैसा नहीं देता था, उसमें सामान का बदला अदला बदली होता था। जिसमें अगर हमको चावल चाहिए और आपको गेहूं चाहिए, तो हम मान लीजिए आपके पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, तो हम लोग दोनों अदला बदली कर लेंगे, ठीक है गाइस, अपने जरूरत के अनुसार से। उसमें बहुत दिक्कत होता था गाइस, ठीक है, क्योंकि मान लीजिए उस तरह से हमको ढूंढना पड़ता था कि उसको हमको, जिसमें हमको चावल चाहिए, आपको गेहूं चाहिए, तो हम उस तरह से ढूंढेंगे कि कौन ऐसा आदमी है जो हमको चावल दे सकता है और हमारा लग गेहूं वो ले सकता है, ठीक है। लेकिन जब से मुद्रा आया है सर, वो मध्यस्थता काम कर रहा है, हमारे और आपके बीच में मध्य का भाग है, जो कि हम लोग अपना सामान आदान प्रदान कर ले रहे हैं गाइस, ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है गाइस कि कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में क्या होता है, तो और पे बेरोजगारी, हम लोग जस्ट अभी पढ़े थे गाइस लॉन्ग टाइप आंसर में। ऋण से क्या तात्पर्य है, देखिए एक और प्रश्न आ गया 2 अंक में कि ऋण से आपका क्या तात्पर्य है गाइस। तो देखिए ऋण से क्या तात्पर्य, हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे गाइस। जल्दी जल्दी मैं पेंसिल से लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं गाइस, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ऋण से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहां कर्जदाता कर्जदार को धन, वस्तुएं या सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा कर लेता है। गाइस यही हुआ कि हम लोग जब ऋण लेते हैं तो क्या करता है, एक तरह से हमारा हम लोग दोनों के बीच एक क्या होता है, एक सहमति बनता है कि भाई आप हमको दे रहे हैं तो आपको हम इतने प्रति बाजार से आपको 2 साल में 1 साल में आपको दे देंगे, भविष्य में मतलब देने का हम लोग दावा करते हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्या है गाइस कि वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, व्याख्या करें। गाइस देखिए, ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन 4 नंबर में भी पूछे जाते हैं। तो अगर 2 नंबर में पूछता है तो आपको सिंपल सा 1-2 लाइन लिख देना है, अगर पूरा पूछना है तो पूरा भी, तो उसका पूरा का हम लोग अभी नोटबुक में दिखाएंगे, लेकिन 2 नंबर का कैसे रखेंगे ये भी देख लीजिएगा। पूरा वाला आपको नोटबुक्स में हम दिखाएंगे, लेकिन इसका देखिएगा, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। देखिए, विभिन्न देशों के बीच जो परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है वही वैश्वीकरण कहलाता है। अगर 2 नंबर में पूछे तो आप इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा गाइस। ठीक है, लेकिन अगर हाँ यही अगर लंबा पूछेगा तो उसको आप पूरा लंबा ट्रिक हम पूरा लंबा लिखा हुआ आपको दिखाएंगे अपने नोट्स बुक में गाइस। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं गाइस कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि कैसे की जा सकती है, एक ये भी क्वेश्चन 4 नंबर का है। अब मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है गाइस, इसका आप लोग आराम से लिख सकते हैं गाइस। आप अभी आपको मैं बताया ना गाइस कि पहले जब मुद्रा नहीं चलता था तो बहुत कठिनाइयां होती थी, तो इसका आप आंसर खुद से भी लिख सकते हो गाइस। लेकिन मैं आपको देखता हूँ मेरे नोट्स में इसका आंसर लिखा हुआ तो मैं आपको बताऊंगा गाइस, लेकिन इसका आंसर आप खुद से लिख सकते हो गाइस, क्योंकि मुद्रा अगर जब नहीं था गाइस तो हमें क्या बहुत चीज़ों को ये एक्सचेंज करने में बहुत ज़्यादा समस्या होता था। मैं आपको इसका जस्ट आंसर बता दिया गाइस, अभी बताया ना गाइस पीछे एग्जाम्पल दे करके मुद्रा विनिमय। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्या है, संगठित और असंगठित क्षेत्रकों की रोजगार परिस्थिति की तुलना करें। ठीक है गाइस, तो इसका भी आंसर हम अपने नोट्स बुक में दिखाएंगे गाइस। तो हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से अलग है, कैसे व्याख्या करें, तो इसका भी हम लोग मैं अपने नोट्स बुक में दिखाऊंगा गाइस। चलिए अब हम लोग एक और मॉडल सेट मेरे पास है बचा हुआ लास्ट, ये अंतिम है गाइस, तो इसको अभी हम लोग देखते हैं गाइस थोड़ा सा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर में क्या है कि इनमें कौन द्वितीय क्षेत्रक में शामिल है। गाइस सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा, प्रथम द्वितीय क्षेत्रक से एक क्वेश्चन आगे करेगा, एक दो क्वेश्चन। ठीक है गाइस, तो देखिए इसमें ए कुम्हार, बी बुनकर, दिया सलाई कारखाना में श्रमिक, तो ये सभी द्वितीय क्षेत्र के ये है, उपयुक्त सभी मार दो। ठीक है, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पन्न किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो प्राथमिक, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग प्राकृतिक वस्तुओं का ये करते हैं। ठीक है, ऋण के अनौपचारिक स्रोत में शामिल है, तो गाइस इसको जान लीजिएगा, ऋण के औपचारिक स्रोत कौन कौन सा और अनौपचारिक स्रोत। औपचारिक मतलब जो हमारे क्या है, देखिएगा पहले देखिएगा ऑप्शन देखिएगा, व्यापारी, बैंक, सहकारी समिति, इनमें से कोई नहीं। जो बैंक हमको लोन देता है वो क्या है, औपचारिक है, वो सरकार की नज़र में होता है। लेकिन जो अगर व्यापारी से आप लोन लेते हैं, और व्यापारी से हम लोग गांव में पहले क्या होता है, सेठ महाजन से कर्जा लेते थे, तो वो सरकार की नज़र में नहीं है गाइस, वो आपसे मनचाहा पैसा लेगा, मनचाहा कर्ज लेगा। तो ये क्या है, अनौपचारिक स्रोत हो गया, ये क्या हो गया, अनौपचारिक स्रोत हो गया। और बाकी सभी इसका क्या है, औपचारिक। ठीक है गाइस, मैं चाह रहा हूँ कि आपको मतलब साथ साथ कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से कर लूँ, बता दूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो लेकिन आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए गाइस। वीडियो लंबा हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, अभी आपको मैं बताया था गाइस, अभी जस्ट आपको बताया था गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गाइस विश्व की किस संस्था ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, बताइए। विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आपको इसका आंसर कमेंट में करके बताना गाइस, इसका आंसर कमेंट में करके बताना गाइस। आप लोग वीडियो तो देखते गाइस, लेकिन कोई कमेंट नहीं करते हैं कि वीडियो अच्छे समझ में आया या नहीं आया, इसमें क्या गलत था क्या सही था, थोड़ा आपको बताना चाहिए गाइस, आपको रिस्पॉन्स देना चाहिए गाइस। उससे क्या होता है, मेरा मनोबल बढ़ता है गाइस कि हाँ मैं अच्छा कर रहा हूँ गाइस। चूँकि गाइस हमें तो आपका लाइक या डिसलाइक मुझे तो दिखता नहीं है, आप लाइक कीजिएगा वो हमको नहीं दिखता है, आपको कमेंटिंग मुझे से दिखता है। लाइक तो ठीक है गाइस, आप लाइक किए, हमको कैसे मालूम चलेगा आप लाइक किए हैं, क्योंकि आप कमेंट करते हैं हमको मालूम चला कि आप कमेंट किए, आप वीडियो को अच्छे से देखें गाइस। आप क्योंकि गाइस एक कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है गाइस, क्योंकि हम लोग कितना मेहनत करके वीडियो बनाते हैं गाइस, कितना मेहनत करके अपना पढ़ाई को लॉस करके वीडियो बनाते हैं गाइस। ठीक है, सो चलिए देखिए गाइस हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसका आप लोग आंसर कमेंट बताइएगा। विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी कौन है, तो इसका है फोर्ड मोटर। अब हम लोग आते हैं 1 नंबर वाला में, आयात पर कर अवरोधक का एक उदाहरण है, तो इसका भी आप लोग कमेंट जरूर आंसर दीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट के लिए होमवर्क या कमेंट में आपको जरूर बताना है इसका आंसर।
ठीक है, ताकि आप एक्टिव रहें, इसको जरूर खोजें। भारत में अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में, तो असंगठित क्षेत्रों का बहुत बड़े अनुपात में भारत में है इसमें बड़े, ठीक है, सही है। अब क्या है 45 में कि बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं। देखिएगा क्या है, बैंक जो है गाइस, देखिएगा जो जमा राशि पर देने वाला ब्याज से, जो आप जिसमें आप जो जमा राशि करते देते हैं गाइस, उस पर जितना आपको ब्याज देता है उससे कहीं ज्यादा जो आपको ऋण देता है उस पर ब्याज लेता है कि नहीं गाइस, लेता है। आप अगर बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं 1,000 रुपये, तो 1,000 का ज्यादा ब्याज नहीं देगा आपको, लेकिन वही आप बैंक से अगर 1,000 रुपये ले रहे हैं तो उसका ब्याज आपसे ज्यादा लगेगा, यानी कि जमा राशि से ज्यादा ब्याज लेता है गाइस। समझ में आ रहा है गाइस? चलिए हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी क्यों है? कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि काफी मस्ट 2 नंबर का है गाइस, जिसका भी हम लोग दिखाएंगे बताएंगे। तो देखिएगा कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि गाइस यहाँ पे आप देखिएगा कि कृषि क्षेत्र में एक ही परिवार के बहुत सारे लोग, मतलब काम कम है लेकिन वहाँ पे बहुत सारे लोग हमें लगे हुए रहते हैं, ठीक है। और देखिए कृषि क्षेत्र जब मान लीजिए अभी मौसम है धान का तो उसमें रह रहे हैं, बाकी टाइम तो हम लोग ये हो जाते हैं गाइस, इसलिए कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी देखने को मिलता है गाइस। तो इसका आंसर आप लोग खुद से भी लिख लीजिएगा कि 2 नंबर में है गाइस, उतना ये नहीं है। तो वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, देखिए वस्तु विनिमय किसे कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम लोग देखते हैं गाइस, मेरे नोट में इसका लिखा होगा, नहीं तो मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, वैसे भी आप लोग खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए मेरा गाइस क्या है कि मैं पूरा नोट्स को एक दिन एकत्रित नहीं कर पाया हूँ गाइस। जब मैं पढ़ता था गाइस तो हर एक चीज़ जो मैं बुक पढ़ता था और मैं जो मेरे पास कॉपी होता था उसी में उसके आंसर सब कर लेता था गाइस। इतना मैं किताब पढ़ा हूँ गाइस उसको कि मैंने उतना अच्छे से मैं नोट्स नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो सिर्फ किताब पढ़ता था, उसका जो मुझे मेरे पास कॉपी उसमें होता था उसी में नोट कर लेता था, ठीक है। तो देखिएगा गाइस कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। वस्तु विनिमय देखिए आज से पहले गाइस, आज से पहले हमारे पास पैसा नहीं था। जब पैसा मुद्रा नहीं था गाइस, जब पैसा नहीं था उसमें वस्तु का विनिमय किया जाता है। यानी कि गाइस जो मैं आपको बताया कि हम लोग जब हमको कुछ सामान लेना होता था, जिसमें हमको मान लीजिए, जब आप सोचिए गाइस जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, जिसमें उसमें पैसा, जब आपके पास ही नहीं, किसी के पास उसमें पैसा नहीं था, जब पैसा का चलन ही नहीं था गाइस, जब पैसा का चलन ही नहीं था तो उसमें लोग कैसे आदान प्रदान करता होगा। अगर आपको अगर मान लीजिए चावल लेना है तो आप कैसे चावल लेते होंगे गाइस, जब आपके पास पैसा ही नहीं होता था, किसी के पास पैसा नहीं है, कैसे लेता होगा, तो उसमें अदला बदली करता था, वस्तु का विनिमय करता था गाइस। अगर आपको चावल चाहिए है ना, तो मान लीजिए आप, और आपके पास गेहूं है मान लीजिए, तो अगर आपको चावल चाहिए तो अपना गेहूं किसी को देना होगा, उससे चावल लेना होगा। किसी को दीजिएगा, जिसको जरूरत होगा तो उसको आपको अनुसार जरूरत के अनुसार खोजना होगा आदमी को कि किसको भाई गेहूं चाहिए और किसको चावल बेचना है, तो उसको आपको देखना खोजना होगा गाइस, ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय। यानी कि जब इसको, इसका आंसर कैसे लिखोगे, इसका आंसर ऐसे लिखोगे गाइस, इसका आंसर ऐसे लिखोगे कि जब मुद्रा का चलन नहीं था तब लोग अपने वस्तु को मतलब ये करने के लिए वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे, उसमें वस्तु से एक वस्तु से वस्तु बदला जाता था गाइस, ठीक है। अब देखिए गाइस क्या है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, कि आप इससे सहमत हैं? तो इसका भी आंसर आपको मैं अपने नोट्स बुक में दिखाऊंगा गाइस। देश की अर्थव्यवस्था में बैंकों की क्या भूमिका रहती है, इसका भी मैं आपको नोट्स में आंसर दिखाऊंगा। और क्वेश्चन क्या है गाइस कि दूसरे देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण करती है, इसका भी मैं अपने ये दोनों का भी मैं दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है, ये दोनों। तो चलिए लोग देखते हैं अपने नोट्स कॉपी में हम लोग चलते हैं गाइस, नोट्स कॉपी को देखते हैं, यहाँ पे खोलते हैं गाइस। तो क्या है गाइस कि संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। देखिएगा जो संगठित क्षेत्र है गाइस, इसमें रोजगार सुरक्षित होता है, इसमें आपका रोजगार सुरक्षित होता है। और असंगठित क्षेत्र में क्या होता है, रोजगार सुरक्षित नहीं होता है। असंगठित क्षेत्र क्या होता है, ये क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और इन्हें सरकारी नियमों विनियमों का अनुपालन करना होता है। और ये क्षेत्र क्या होता है, अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। इस क्षेत्र के नियम और विनिमय तो होते हैं परंतु उसका अनुपालन नहीं होता है। तीसरा क्या होगा गाइस, इस क्षेत्र के श्रमिक नियोक्ता से कई दूसरे लाभ जैसे वेतन, छुट्टी, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवा अनुदान प्रदान आदि प्राप्त करते हैं, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। ये 3 टॉपिक है गाइस, ये 4 नंबर में या 5 नंबर में पूछा जा सकता है। 4 नंबर में पूछे गाइस तो एक और टॉपिक लिख सकते हैं, इसका उदाहरण में क्या लिख सकते हैं गाइस, जैसे में जो सरकारी जो कर्मचारी है गाइस इसके अंतर्गत आते हैं। अब बाकी जितना भी हम लोग मजदूर ये सब करते हैं बाकी इसके अंदर आते हैं। देखिए जो भी सरकारी है उनको क्या आते हैं, उनका निश्चित वेतन है, एक निश्चित ड्यूटी का टाइम है। लेकिन अगर एक लेबर है गाइस, एक मजदूर है, उसका कोई निश्चित नहीं है। उसको अगर एक दिन मान लीजिए नहीं जाता है काम पर, उसको पैसा नहीं मिलेगा गाइस। उसको क्या, उसका तबियत खराब होता है तो क्या मालिक जो जिसका घर हम काम करने जाते हैं हमको दवाई करा देता है गाइस? नहीं, ऐसा नहीं है गाइस। तो इसलिए ऐसा है गाइस, ठीक है। अब क्या है देखिएगा, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, उदाहरण व्याख्या कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट है गाइस ये भी,
कि तृतीय क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से भिन्न है कैसे, साधारण प्रकार। देखिए, तृतीय क्षेत्रक निम्न प्रकार से अन्य क्षेत्रकों से भिन्न है। तृतीय क्षेत्रक सेवा क्षेत्र का सृजन करती है, जबकि अन्य दो क्षेत्रक वस्तुओं का उत्पादन करती है। यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के विकास में मदद करती है। यह प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक द्वारा उत्पादित वस्तुओं का थोक एवं खुदरा विक्रेताओं तक पहुंचाने में मदद करती है। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं गाइस कि देखिए, तृतीय क्षेत्र के कारण ही अब उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाती है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहायता या मदद करती है। ठीक है, अब देखिए गाइस क्या है कि परीक्षण बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उदाहरण देकर व्याख्या कीजिए। इसको आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको खुद से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है आपका, मतलब ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। स्क्रीनशॉट ले लिए गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में विभेद कीजिए। तो आपको मैं इसको तो ये कर ही दिया गाइस, इसको ये कर ही दिया पहले। अब हम लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आगे हम लोग चलते हैं गाइस। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर में समर्थन में कारण, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी क्वेश्चन काफी, देखिए आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा गाइस, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा गाइस, एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। देखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, इस कथन से हम पूर्णतः सहमत नहीं है गाइस, क्योंकि जीडीपी के आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो वर्ष 1973-74 और 2013-14 के अनुसार तृतीय क्षेत्र सबसे अधिक वृद्धि किया है। लेकिन जब हम रोजगार के अवसरों को देखते हैं गाइस, तब हमें पता चलता है कि तृतीय क्षेत्र रोजगार के उतने अवसर नहीं बनाए जो जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी से बराबरी कर पाए। इसलिए हम कह सकते हैं गाइस कि रोजगार मुहैया कराने के मामले में तृतीय क्षेत्र कोई अन्य महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहे। 5 नंबर में है गाइस, 5 नंबर अंक का है, तो आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। भारत में सेवा क्षेत्र दो विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करता है, ये दो लोग कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, ये दो लोग कौन, इसको भी देख लीजिएगा गाइस। हम लोग आगे जल्दी जल्दी बढ़ते हैं गाइस। हाँ, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, कि आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर में देखिएगा, हम इससे पूरा सहमत है गाइस, हम इससे सहमत हैं। इसको आप लोग देखिए गाइस, इसका आंसर है, पढ़िएगा, मैं आपको बताता हूँ अभी। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, मैं इस विचार से पूर्णतः सहमत हूँ, क्योंकि असंगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित नहीं होता है और इसके श्रमिकों को वेतन का अतिरिक्त कोई विशेष प्रकार का लाभ जैसे सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि कोई प्रदान नहीं होता है। इसमें श्रमिकों को अत्यधिक काम करना पड़ता है और वेतन से भी कम मिलते हैं, फिर भी उन्हें बिना किसी कारण के छोड़ने के लिए कह दिया जाता है। जब काम होता है तो उन्हें रखते हैं, जब नहीं होता तो उन्हें हटा दिया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। एक तरह से सही है गाइस, इसमें श्रमिकों का शोषण होता है। एक तो पहले आपको कोई जरूरी नहीं है कि वो डेली आपको काम मिल ही जाए, जब उनके पास काम होगा आपको रखेंगे, नहीं होगा काम नहीं रखेंगे। और आप एक दिन छुट्टी मांगे, नहीं मिलेगा गाइस, छुट्टी मिलेगा, रहो, जाओ, जिंदगी में रहो, जिंदगी में तुम्हारी छुट्टी है, पैसा नहीं मिलेगा, जाओ, एक दिन काम नहीं गया, पैसा नहीं मिलेगा। हम लोग देखते हैं गाइस मनरेगा उद्देश्यों की व्याख्या करता, आपको मैं बता ही था गाइस पहले के जो मॉडल सेट में इसका आंसर बताया था। आर्थिक गतिविधियों को रोजगार की परिस्थिति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जाता है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गाइस। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं तो उसको भी लिख लीजिएंगे, कि जो पढ़ने वाला बच्चा है तो सब क्वेश्चन को टच करना चाहता है, देख लीजिएगा गाइस। वही संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के बारे में गाइस, देख लीजिए गाइस अच्छे से। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जोखिम वाली परिस्थिति में कर्जदार के लिए और समस्या खड़ी कर सकता है ऋण, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको हम लोग समझते हैं गाइस, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा क्या है गाइस, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ के देखिए गाइस, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा जल्दी हम लोग चलते हैं गाइस, थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन रहा है गाइस। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिए गाइस। मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस प्रकार सुलझाई है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए। तो देखिए कि मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवस्थी भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को सुलझाई है। यही क्वेश्चन बार बार आपको समझा रहे हैं गाइस। वस्तु विनिमय प्रणाली में एक विक्रेता चावल बेचना चाहता है और उसके बदले गेहूं खरीदना चाहता है गाइस। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, अच्छे से समझ लेना। 2 बार इस कॉन्सेप्ट को अभी तक मैं बता चुका हूँ कि वस्तु विनिमय प्रणाली में एक विक्रेता चावल बेचना चाहता है और उसके बदले गेहूं खरीदना चाहता है, तो उसे एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना होगा गाइस, उसे एक ऐसे व्यक्ति के पास जाना होगा जिसे चावल की जरूरत हो और वह गेहूं बेचना चाहता हो। ठीक है गाइस, पर ऐसे में उसे कठिनाइयों का सामना करना होगा। लेकिन जब वह विक्रेता मुद्रा विनिमय का उपयोग कर अपने चावल को मुद्रा में बदल लेता है, तो वह आसानी से अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी सामग्री खरीद सकता है गाइस। ये चीज़ अब आपको चीज़ों को समझ में आ गया होगा गाइस। आपको आई होप आप
इस चीज़ को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्या है कि क्या कारण है कि बैंक, इसको हम लोग कर चुके हैं गाइस, इसको हम लोग कर चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों किस प्रकार नजर रखता है, यह जरूरी क्यों है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसको आप लोग ले लीजिए गाइस, स्क्रीनशॉट इसका आप लोग ले लीजिए। यहाँ भी है थोड़ा सा गाइस, इसको भी आप लोग ले लीजिए गाइस, ठीक है। अब देखिएगा विकास में ऋण की क्या भूमिका है, विश्लेषण कीजिए। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस, देखिएगा कि हमें भारत में ऋण के अनौपचारिक स्रोत बढ़ाने की क्यों जरूरत है। देखिए अनौपचारिक स्रोत और औपचारिक स्रोत मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप समझ रहे गाइस, औपचारिक स्रोत इसलिए बढ़ाना है क्योंकि देखिए अनौपचारिक स्रोत में बहुत ज़्यादा हमें कर देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मतलब टैक्स जो और क्या बोलते हैं हम लोग, ब्याज बहुत ज़्यादा देना पड़ता है गाइस, ठीक है। इसलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी पढ़ के आप लोग खुद इसको समझ जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन, खुद से भी कर सकते हैं ये तो आप लोग नॉर्मल हम लोग लाइफ से भी संबंधित है। जब मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है तो उसे क्या कहा जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। एक सिर्फ 2 नंबर का है, ऐसे ही बाकी इसको तो मैं बता ही दिया हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए गाइस अब क्या है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, देखिएगा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, अपने शब्दों में स्पष्ट करिए। आपको वहाँ पे हम बताए थे मॉडल सेट में 2 अंक वाला, 2 अंक वाला, ये 5 अंक वाला है गाइस, ये कितना है, 5 अंक वाला है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो मैं आपको 2 अंक वाला समझा ही दिया है, वही चीज़ यहाँ पे विस्तार करके लिखा हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़कर समझ लीजिएगा गाइस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। भारत सरकार द्वारा विदेश व्यापार में विदेशी निवेश पर अवरोध लगाने का क्या कारण थे, इन अवरोधकों को सरकार क्यों हटाना चाहती है। देखिएगा इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये लॉन्ग है, आपको शायद लॉन्ग लग सकता है, लेकिन लॉन्ग है नहीं गाइस। इसको मैं आपको बताया था गाइस अभी क्वेश्चन में, लास्ट वाला था शायद क्वेश्चन है, अच्छे से हम लोग समझते हैं, थोड़ा टाइम लगे कोई बात नहीं है, समझते हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने विदेश व्यापार में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। देश के उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्राप्त करने के लिए यह अनिवार्य माना गया। 1950-1960 के दशक में उद्योगों का उदय हो रहा था, और इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। इसलिए भारत ने केवल अनिवार्य चीजों जैसे मशीनरी, उर्वरक और पेट्रोलियम के आयात को ही अनुमति दी। भारत में करीब सन 1991 के प्रारंभ में नीतियों में कुछ दूरगामी परिवर्तन किए गए। सरकार ने यह निश्चय किया कि भारतीय उत्पादों के लिए विश्व के उत्पादों से प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है, यह महसूस किया गया, ठीक है जी, महसूस किया गया और इसको तरह से किया गया। इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा गाइस, समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए उसका एक तरह से वैसे भी आंसर लिख सकता है गाइस, वैसे भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो उसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस। देखिएगा इसका आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो गाइस, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस, ऐसे भी उसका आंसर आप लिख सकते हो गाइस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा दूसरे देशों में, देखिए गाइस दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन नियंत्रण स्थापित करती है, ये भी इंपॉर्टेंट गाइस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग देखिएगा गाइस, इसको आप लोग देखिएगा, स्क्रीनशॉट उसका ले सकते हैं गाइस, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं गाइस, जी गाइस। अब देखिएगा वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन से आप अपने शब्दों में व्याख्या करिए, इस कथन का अपने शब्दों में व्याख्या कीजिएगा। तो देखिएगा वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है गाइस, यह बात सही है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, क्योंकि इसमें फायदे और नुकसान दोनों हुए हैं। वैश्वीकरण से व्यापार करने के ढंग में और लोगों के रोजमर्रा के जीवन में बहुत बदलाव हुआ है, यह तथा रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं, लेकिन अमीरों और गरीबों के बीच खाई और भी चौड़ी हो गई है। अमीर लोगों का अधिक अमीर हो गए हैं और गरीब लोग और अधिक गरीब हो गए हैं। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा के कारण छोटे व्यवसायियों का अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ग्राहकों के पास और बेहतर विकल्प है, इसलिए ऐसा कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। व्यापार और निवेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कैसे सहायता पहुंचाती है, तो इसको अभी आप लोग गाइस कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग गाइस, हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग इसका पूरा खत्म कर चुके हैं गाइस। तो देखिए हम लोग एक चैप्टर इसको नहीं किए हैं गाइस, ठीक है, आपको मैं बता दूं, आप लोग थोड़ा चिंतित नहीं होइएगा गाइस। देखिए इसका हम लोग नहीं कर पाए, जो उपभोक्ता का अधिकार है इसको हटा दिया गया था शायद सिलेबस से गाइस, और इससे उतना क्वेश्चन आता भी नहीं है गाइस। तो गाइस आपको आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा गाइस। तो मैं पूरा इस सब को कवर कर चुका हूँ गाइस, इस सब को कवर कर चुका हूँ गाइस। तो शायद आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस, क्योंकि उससे से मेरा मनोबल बढ़ता है गाइस। तो चलिए और भी तरह का जो इंपॉर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।